हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या गुपकर अलायंस का एक गुप्त एजेंडा है और यह एजेंडा पाकिस्तान है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब गुपकर अलायंस ने इस बात की घोषणा की कि प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 24 जून को गुपकर अलायंस के प्रतिनिधि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तारिक आमिर साहब प्रधानमंत्री साहब के साथ मुलाकात करेंगे, तो उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे कहा कि भारत को पाकिस्तान से भी बातचीत करनी पड़ेगी और इसी के बाद बातचीत सफल हो सकती है। यानी कि एक तरफ तो गुपकर अलायंस लगातार इस बारे में प्रचारित करता जा रहा है और अपनी बात को स्पष्ट तौर से रखता चला जा रहा है कि धारा 370 को फिर से बहाल करना पड़ेगा, 35A को फिर से बहाल करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का राग अभी अलापा जा रहा है। यानी कि घूम फिरकर वही एजेंडा, पाकिस्तान पाकिस्तान और फिर से पाकिस्तान। अगर आप प्रेस रिलीज को देखें जो गुपकर अलायंस ने रिलीज की आज, तो उसकी दूसरी लाइन में बिल्कुल स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि गुपकर अलायंस धारा 370 और 35A पर समझौता नहीं करने वाला है। यहां पर भी गुपकर अलायंस पाकिस्तान के स्टैंड के साथ ही खड़ा है। यानी कि पाकिस्तान जो चाहता है वही गुपकर अलायंस करना चाहता है। धारा 370 को फिर से बहाल किया जाए ताकि कश्मीर को विवादित बनाए रखा जाए, जिससे पाकिस्तान का उल्लू सीधा होता रहे। विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि इसके जरिए भारत के ऊपर हमेशा तलवार रखी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर धारा 370 का राग अलापते हुए कहा है कि धारा 370 को अब बहाल करना चाहिए और उसके बाद राज्य की बहाली भी होनी चाहिए। यह ताजा बयान पी चिदंबरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं उनका है। तो फिर आखिरकार प्रधानमंत्री से बातचीत का मतलब क्या निकल कर आएगा? यह एक बड़ा सवाल है। 24 जून को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करने की पहल कर रहे हैं। इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समझौता निकलता हुआ कहीं दिख रहा है आपको? मीटिंग से पहले ही अगर यह तय कर दिया जाता है कि धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करने के बाद ही मीटिंग होगी, सार्थक बातचीत होगी, पाकिस्तान से बात की बातचीत बनेगी नहीं, तो फिर इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? इस पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमान मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 3 बड़े नेताओं के बयान जो आज गुपकर अलायंस की डिक्लेरेशन के तौर पर सामने आई है। हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सबने क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रिजोल्यूशन के लिए। तो आपने देखा किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने डायलॉग की बातचीत को तालिबान से जाकर जोड़ दिया। कहा कि आप जब दोहा में जाकर तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो यहां जम्मू कश्मीर में आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। पैरेलल देखिए, और यह मानसिकता बताता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद रहेंगे, तारिक सईद साहब हमारे साथ PDP से मौजूद रहेंगे, शेख बशीर अहमद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ रहेंगे, सलमान निजामी कांग्रेस के नेता हमारे साथ रहेंगे, और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल GD बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे। आप सबसे हम चर्चा करेंगे। मुलाकात जारी रहेगी, माफ कीजिएगा, मुकाबला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला। 24 तारीख की सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर आज कहा कि भारत सरकार को पहले पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, तभी कश्मीर के मसले का समाधान निकल सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया हो या फिर अपने पाकिस्तान प्रेम को प्रदर्शित किया हो। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ऐसे कौन कौन से मौके आए हैं। 20 मार्च 2021 को महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इस पूरे क्षेत्र में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर गुजरता है। ठीक ऐसे ही 21 फरवरी 2021 को ही महबूबा मुफ्ती ने एक और बयान दिया था
कहा कि युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ बातचीत जरूरी है। 15 नवंबर 2019 को महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ की गई तो कोई भी व्यक्ति भारत का झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं बचेगा। और 23 फरवरी 2019 को महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि अगर भारत ने न्यूक्लियर बम दीपावली के लिए नहीं रखे हैं तो पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बम ईद के लिए नहीं रखे। इन बयानों को देखने के बाद कम से कम इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उनका पाकिस्तान प्रेम बहुत जबरदस्त तरीके से उछाले मारकर सामने आता है। फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम भी अब आपको हम दिखाते हैं। 22 फरवरी 2021 को फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भारत सरकार को चीन के तरह पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। 25 फरवरी 2019 को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मुझे खुशी है कि इमरान खान ने अपने एक सांसद को शांति दूत बनाकर हिंदुस्तान भेजा है। 19 सितंबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर भारत कश्मीर विवाद को नहीं सुलझा सकता, कोई और रास्ता नहीं है। तो तमाम जो गुप्कर अलायंस के नेता हैं उनके बयान अगर आप सुनेंगे तो पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर सामने आता दिखाई देता है। और इसी मुद्दे पर आज हमारी बहस है। सर्वदलीय बैठक से पहले इस तरह की जो पूरी एक कवायद शुरू की जा रही है, तो क्या सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा निकलेगा? बातचीत करने के लिए संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तारिक सईद हमारे साथ रहेंगे पीडीपी से, शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सलमान निजामी कांग्रेस से और लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ रहेंगे। हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। बस इस ब्रेक के बाद शुरू करेंगे मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर। गुप्कर अलायंस ने जो अपनी बातें सामने रखी हैं उसके संदर्भ में 24 तारीख की जो सर्वदलीय बैठक है उसका कोई औचित्य बनता भी है या नहीं, इस मुद्दे पर हमारे साथ संबित पात्रा जी, ताहिर सईद जी, शेख बशीर अहमद साहब, सलाम निजामी जी और लेफ्टिनेंट जनरल जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, शुरुआत आपसे करूं। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम किस तरह से आज छलक कर बाहर निकला आपने देखा। उन्होंने तालिबान का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम लिया और उसके साथ साथ यह भी कहा कि धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करना आवश्यक है। अब इसके बाद भी कोई बातचीत की जगह बनती है क्या? देखिए अजय जी, दो बातें हैं। पहली बात, जहां तक 24 तारीख को जो बातचीत होनी है माननीय प्रधानमंत्री के साथ, उस विषय पे मैं अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी तक बातचीत हुई नहीं है। क्या बातचीत होगी, किस प्रकार का रूपरेखा उन बातचीत का रहेगा, ये बातचीत के पश्चात ही हम उस पर टिप्पणी कर सकेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार आगे बढ़ रही है। मगर जहां तक महबूबा मुफ्ती हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला इत्यादि की टिप्पणी का सवाल है, देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। आपने देखा होगा आज से चंद हफ्तों पहले शमा टीवी पाकिस्तान में है, वहां पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू आया था और शाह महमूद कुरैशी खुद ही कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल अफेयर है, इसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। जब पाकिस्तान समझ चुका है कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल अफेयर है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ हिंदुस्तान में बैठे राजनेताओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। देखिए, आपने अभी ब्रेक से पहले जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, दोनों के ही विवादित बयान सुनाए थे। हम सब चिरपरिचित हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था चाइना के हेल्प से, वी विल टेक हेल्प ऑफ चाइना टू री एस्टैब्लिश आर्टिकल 370 इन इंडिया। अब बताइए, इंडिया में आर्टिकल 370 बहाल हो उसके लिए हम चाइना की मदद लेने के लिए तैयार हैं। और वहीं पर महबूबा मुफ्ती जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि कोई भी भारत का झंडा तक उठा नहीं सकता है अगर आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता है, और जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब कोई ईद के लिए नहीं बना के रखा हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर वो भारत पे न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ सकता है। मुझे लगता है किसी भी हिंदुस्तान के नेता को इस प्रकार के बयान से हिंदुस्तान को डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा अजय जी, 3 परिवार आर्टिकल 370 के जाने से 3 परिवारों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार, और तीनों के बयान, चाहे पी चिदम्बरम या दिग्विजय सिंह के बयान हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी के बयान हो या चाहे फारूक अब्दुल्ला के बयान हो, कहीं ना कहीं ये परिवारवाद को बचाने की एक अंतिम चेष्टा है, एक अंतिम कोशिश है। चलिए ताहिर साहब, इसका जवाब देंगे आप? जी अजय जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की बात हो रही थी, उसमें शामिल होने के लिए हामी भरनी थी,
पाकिस्तान का राग अलाप कर आप इसे इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? महबूबा जी आखिर चाहती क्या है? देखिए, हम कोई इंटरनेशनलाइज करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने खुद भी देखा होगा, जहां भी हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो जहां भी जाते हैं कहते हैं कि बायलैटरल इशू है, हमारा और पाकिस्तान का इशू है। तो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पाकिस्तान के साथ बात की, इससे पहले कई और जो विदेश मंत्री हमारे हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ बात की, और जितने भी मसाइल जो हैं या जितने भी हमारे इशूज पाकिस्तान के साथ हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खमियाजा अगर उसका किसी को भुगतना पड़ता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है माहौल गर्म हो तो जम्मू कश्मीर के लोग मरते हैं, अगर कहीं और से तनाजा हो, अगर कहीं हालात खराब हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका पूरा जो है वो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग होगी तो जंग का अखाड़ा भी बहरहाल तो हम ही होंगे, वो तो हमें पता है, क्योंकि जंग का अखाड़ा तो आप किसी और जगह को बनाएंगे नहीं। ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, देखिए ये हमारा दर्द है, ये हमारी मुश्किलात हैं, ये हमारे मसाइल हैं। बात आप कर रहे हैं, जंग का अखाड़ा किसी और को बनाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री क्या मतलब है आपका? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है, सख्त आपत्ति है इस बात से। आप क्या चाहते हैं? आप जंग थोपने की बात कर रहे हैं, जंग थोपी जाती है। पाकिस्तान ने जंग थोपा है हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान ने कभी जंग नहीं की है। देख लीजिए, मैं उस बहस में इस वक्त नहीं जाना चाहता। बिल्कुल, तो इसलिए प्लीज मुद्दे पर रहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है और हम अमन चाहते हैं, इसलिए जब भी हम डायलॉग की बात करते हैं, देखिए अजय जी, उसी डायलॉग के प्रिंसिपल के तहत आज हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद हमको गैंग कहा गया, हमको टेरर सिंपैथाइजर कहा गया, जेलों में बंद कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, अनएथिकल तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। ये उसी डायलॉग का वो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे हम कायम है, उसी उसूल पे हम कायम है। हम कहते हैं कि आप एक्सटर्नल लेवल पे भी डायलॉग कीजिए, आप इंटरनल लेवल पर भी डायलॉग कीजिए। छोटा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं शेख बशीर साहब के पास चल रहा हूं। समीर जी, एक छोटा जवाब। तो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने धारा 370 को हटाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने लोगों को जेल में बंद रखा, आप लोगों की ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। समित पात्रा जी, छोटा जवाब। देखिए, दो बातें याद रखनी आवश्यक है। पहली बात है, जहां तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हिंदुस्तान भी चाहता है कि बातचीत के माध्यम से जो भी हमारे आपसी मसले हैं उन्हें सुलझाए जाएं, मगर एक फॉर्मूला है, टॉक एंड टेरर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। बातचीत और आतंकवाद ये दोनों साथ बसाथ नहीं चल सकते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है। पैनल में जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं अलग अलग दल के हो सकते हैं, मगर मैं सबसे पूछता हूं, क्या कोई दूसरा मत रखता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को हिंदुस्तान में बढ़ावा नहीं देता? सही बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है? ऑपरेशन टोपैक क्या था? ऑपरेशन टोपैक जिया उल हक का वो आइडिया था जिसके माध्यम से लेट अस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हजारों कट के माध्यम से हम इंडिया को ब्लीड करेंगे, क्योंकि हम इंडिया से वॉर जीत नहीं सकते हैं। तो ये ब्लीडिंग जो हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को इतने दशकों से, वो किसके कारण हुआ है? पाकिस्तान के कारण से हुआ है। बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद बंद होगा। चलिए, आतंकवाद। तो अब शेख बशीर साहब, मुझे यह बताइए कि धारा 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर पार्लियामेंट में उसे सबकी रजामंदी के साथ उसको डाइल्यूट किया गया, कैसे कहते हैं आप लोग कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उसे फिर से बहाल करो। अजय जी, पहली बात आप सुन लीजिए जी कि आप कुछ इश्यूज को, अनफॉर्चुनेट है कि हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। और आपने जो सवाल किया मुझे कि 370 खत्म किया या कॉन्स्टिट्यूशनल खत्म किया, डेमोक्रेसी में और जमहूरियत में ये हक होता है कि हर एक आदमी अपनी आवाज़ रखे। क्या सारी दुनिया नहीं जानती कि 4 अगस्त 2019 को पूरा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन कर दिया गया? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पूरे 6 महीने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर बंद कर दिया गया, फौज भेज दी गई, और जब फौज पहले भेजी गई तो पूछा जा रहा था कि हो क्या रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात, और यहाँ जो सतपाल मलिक साहब थे गवर्नर, वो कहते थे कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? आप किस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हो? आप एक ऐसी डेमोक्रेसी चाहते हो कि एक आदमी के
पाँव भी जकड़ लो, टांगे भी जकड़ लो, हाथ पाँव बांध लो, उसके बाद कहो कि आप आजाद हो, बात करो। ये कोई है सिस्टम? बहरहाल अब वो चीज जो हो गई है, अब एक अच्छी बात जो हो गई है, एक अच्छी बात जो हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है। लोगों को देर आई दुरुस्त आई, मैं कहूंगा इसको कि भाई चलो देर से ही सही 2019, 2020, 2021 जून 24 जून को मीटिंग हो रही है। लोगों की उम्मीदें जागी हैं कि शायद अच्छी बात हो कोई। और संबित पात्रा जी ने कहा कि अभी तो यह भी नहीं मालूम है कि वहां होना क्या है, एजेंडा क्या है, और हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन ऑल पार्टीज मीटिंग में क्या होगा उसके बाद 24 के बाद उसके ऊपर बहस होगी। हम सिर्फ एक चीज पे खड़े हो गए हैं कि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का नाम अपने किस कॉन्टेक्स्ट में लिया मुझे नहीं मालूम, मैं महबूबा मुफ्ती का वकील नहीं। मगर मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वहां संबित पात्रा जी को कोई नुकसान नहीं है, वहां नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को है। बशीर साहब आपने बड़ी संजीदगी से बात कही। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का मसला है तो उसमें फिर पाकिस्तान का नाम लेने की आवश्यकता क्यों है? ये तो हेडलाइंस और सुर्खियां बटोरने की कोशिश है ना? हाँ या ना? मैंने कहा कि मैं उनका वकील नहीं हूं। मैं एज ए बशीर अहमद आपसे बात कर रहा हूं कि अगर उसने कोई चीज कही है तो अनफॉर्चुनेट है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पाकिस्तान का नाम लेना जुर्म नहीं है। हमारा बॉर्डर जो है उसके साथ सटा हुआ है और जो मिलिटेंसी है वहां से आ रही है, और अगर उसका तदारक नहीं होगा तो अमन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो किसी तरीके से भी देखा जाए। लेकिन संबित पात्रा की हुकूमत, संबित पात्रा का जब मुफ्ती सईद ने वहां हलफ लिया, उसने कहा जी मैं मिलिटेंट्स का बड़ा मशहूर हूं, तब संबित पात्रा कहां थे? जब मुफ्ती सईद ने उस वक्त ये कहा कि मैं बशीर साहब आपका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं संबित पात्रा जी आपके पास आता हूं। संबित पात्रा जी एक छोटा जवाब दे दें, फिर मैं बशीर साहब के पास जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं साहब, हमारे पास बहुत वक्त है, हम चर्चा लंबी करने वाले। संबित पात्रा जी प्लीज। देखिए, यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात हुई, यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 हटा के ह्यूमिलिएट करने की बात हुई। पहला इसका जवाब देता हूं। देखिए, भारत के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक टेंपल अर्थात पार्लियामेंट में लगातार 2 दिन बहस के बाद, और मुझे याद है आदरणीय अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा था कि यदि किसी के मन में कोई भी प्रश्न है पूछिए, और आर्टिकल 370 की भलाइयां क्या हैं आप जरा गिनवा दीजिए, हम आर्टिकल 370 हटाएंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति एक भलाई आर्टिकल 370 का गिनवा नहीं पाया। फिर अमित शाह जी ने कैसे ह्यूमिलिएशन होता था आर्टिकल 370 के कारण, महिलाओं के राइट्स नहीं मिलते थे। भारत के जो कानून थे लगभग 890 ऐसे कानून, एक्ट्स इत्यादि, वो जम्मू कश्मीर के भूमि पे लागू नहीं होते थे। उसके ऊपर दलितों के अधिकारों का हनन, SC ST कमीशन नहीं था, माइनॉरिटी कमीशन नहीं थी। आप सोचिए, इस प्रकार से पॉस्को एक्ट नहीं वहां लगता था, इस प्रकार से वहां लोगों का एक ह्यूमिलिएशन हुआ था, दलितों को दलितों के अधिकार से वंचित रखा गया था। मैं तो कहूंगा आर्टिकल 370 हटने के बाद लोगों को उनका अधिकार मिला है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मुझे अपने दोनों भाइयों से बहुत शिकवा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो चाहे PDP के हो। दोनों ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है। भारत को क्या जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सफर करना पड़ता है, ऐसा नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो कुछ भी होता है, आतंकवाद अगर जम्मू कश्मीर के माध्यम से, बॉर्डर के माध्यम से हिंदुस्तान में आता है तो हिंदुस्तान को सफर करना पड़ता है। आप जम्मू कश्मीर को अलग रूप में मत देखिए भारत से। और मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एंड टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। आप बार बार पाकिस्तान में अटेंडेंस लगाने का प्रयास क्यों करते हैं? बिल्कुल, बख्शी साहब प्लीज अपनी बात रखिए। सर देखिए साहब, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये 370 लगाना जम्मू कश्मीर में शुरुआती गलत कदम था, बहुत गलत कदम था। और याद है आपको कि ये जो है शेख अब्दुल्ला साहब, ये नेहरू जी के पीछे पड़े हुए थे कि ये लगवाइए, ये लगवाइए। उन्होंने उनको भेजा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास, द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उस वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर। और आप जानते हैं द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था शेख अब्दुल्ला को? उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा, You want the Indian citizens to pay for your roads, bridges
hospitals, schools, and in return they will have no rights. This is treachery. Treachery. And I, as the law minister, will never do it. ये देखिए, इससे ज्यादा एम्फेटिक नहीं हो सकता। और अगर आप मुझे कह रहे हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता और यहां जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको ज्यादा पता है भारत के संविधान के बारे में, तो दे आर टॉकिंग थ्रू देयर हैट। देखिए साहब, ये बहुत पहले चला जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, इसको हमने अब हटा दिया है। खैर, एक मिनट, लेट मी प्लीज फिनिश। मैंने बड़े तहजीब से आप सबको सुना है। हमको कहा गया, महबूबा मुफ्ती मोहतरमा ने उस वक्त बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी, भारत की अर्थी को लाश को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा, भारत के झंडे को लाश को कंधा देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। क्या हुआ है ऑन ग्राउंड? वहां पूर्ण रूप से शांति है, सब पत्थरबाजी बंद हो गई है। ठीक है साहब, टेररिस्ट, जब मैं वहां 2000 से 2005 तक मैंने सर्विस की है जम्मू कश्मीर में, खासकर जबकि पीक पे था काउंटर टेररिस्ट वायलेंस, तो टेररिस्ट वायलेंस वहां पीक पे था, तब 5000 के करीब टेररिस्ट थे, जिनमें से 60% फॉरेन टेररिस्ट थे। आज वहां 150 से भी कम टेररिस्ट रह गए हैं। मोस्टली वो वहां के लोकल लड़के ही हैं, ठीक है, जिनको फुसलाकर और जिनको की स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही थी, बुरहान वानी जैसों को। जितना नुकसान देश का महबूबा मुफ्ती सरकार ने किया है, जिस तरह पत्थरबाजों को पकड़ा जाता था, छोड़ देती थी, पत्थर सप्लाई करती थी, तो साहब ये तमाशा तो नहीं चलेगा। महबूबा मुफ्ती के टाइम में पाकिस्तान के झंडे, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ताहिर साहब से एक जवाब लेना चाहिए, क्योंकि अभी बख्शी साहब ने पीडीपी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। ताहिर साहब एक जवाब दें आप, उसके बाद मैं सलमान जी के पास जा रहा हूं। ताहिर साहब जी, आपने बख्शी जी के सारे सवाल सुने। पीडीपी की सरकार ने पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया, पीडीपी की सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया, पीडीपी की सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पीडीपी की सरकार पाकिस्तान परस्ती में काम करती है। यह आरोप आपके ऊपर लगाया गया है जनरल बख्शी के द्वारा। और बीजेपी शामिल थी उसमें, बीजेपी शामिल थी, ये भी कहिए साहब। जनरल साहब, देखिए जनरल साहब, बोलिए ताहिर साहब। ये जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, इनकी आदतें हैं जनरल साहब की, इस तरह के जो इल्जामात लगाना। जम्मू कश्मीर में जो हालात जो है, बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो गुस्सा है, जो मायूसी है, आपने वो देखना है कि वो गुस्सा और वो मायूसी कहां से आती है। आप एकदम से इल्जाम लगाते हैं, जो कुछ भी किया महबूबा जी ने किया, जो कुछ भी गलत हुआ महबूबा जी ने किया। अभी कह रहे हैं बख्शी साहब कि वो पत्थर सप्लाई करती थी, किस तरह की बातें करते हैं आप। वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, वो अपनी सरकार को गिराने के लिए पत्थर सप्लाई करती, किस तरह की बातें करते हैं आप। बख्शी साहब, थोड़ा जब आप, मुझे मालूम है उम्र का तकाजा है, लेकिन जरा सोच समझ के बात किया करें, मुझे रेस्पेक्ट है आपका, लेकिन आप किस तरह की बातें करके नेशनल टीवी चैनल पे आकर किस तरह की बातें करते हैं आप। हाँ, नहीं, आप सोच समझ के बात नहीं कर रहे हैं। चुप रही है आपको, लेकिन सही है। क्या महबूबा जी अपनी सरकार को गिराने के लिए पत्थर सप्लाई करती? उसकी सरकार थी, तभी तो गिराने के लिए पत्थर सप्लाई करती, तभी तो उनकी सरकार कोर इशू को एड्रेस किए बगैर आपका जो सॉफ्ट टारगेट है उस पर टारगेट कर दो, देखिए साहब, आपको तो उनकी अपनी सरकार थी, क्या वो अपनी सरकार में नहीं? मुझे बख्शी साहब आप ये बताइए, जीडी बख्शी साहब मुझे आप ये बताइए, जीडी बख्शी साहब क्या मुझे आप ये बताइए, क्या वो अपनी ही सरकार में डिस्टर्बेंस चाहती? क्या वो अपनी सरकार में डिस्टर्बेंस चाहती? वो चाहती या नहीं चाहती, जो वो कर रही थी मैं वो बता रहा हूं। गिराने नहीं, क्या वो अपनी सरकार के खिलाफ काम करती? तो किस तरह बात कर, गिरी की नहीं गिरी? आप जो कह रहे हैं, आपने बख्शी साहब आप जो गिराना क्यों पड़ा, ये बता दीजिए। बात सुन लीजिए जरा, आप ये बता दीजिए, बुरहान वानी को किसने तूल दी?
बुरहानवानी देश को आपके किसने काबू पर तोड़ नहीं दी? चल रहा है, आप जरा काबू रखिए। फौज को किसने हटवाया? जम्मू कश्मीर में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटीरियर के इलाकों से हमको क्या भुगतना पड़ रहा है? क्या आप क्या मैं वकील खुद साहब आपको जम्मू मालूम का है रहने हमारे वाला हजारों हूं, वर्कर तो मारे आप गए मेरे को ये ढकोसला मत दीजिए। किसके लिए मर गए? जम्मू कश्मीर किसके लिए आप मर केवल गए? कश्मीर कश्मीर किसके लिए कश्मीर मर गए वो लोग? राग अलापते हैं। यहाँ पे जम्मू नहीं हजारों है, वर्करों को मारा गया, किसके लिए मर गए? लद्दाख नहीं है, लद्दाख के लोगों का जम्मू कोई हक कश्मीर नहीं, एक कोई यूनिट है, आप वजूद जैसे नहीं। लोगों ने इसको जम्मू जम्मू के वर्सेस लोगों का कश्मीर कर कोई दिया हक है। नहीं, कोई वजूद चलिए। नहीं। चलिए मैं जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। संबित पात्रा जी, आपको तकरीरें करने की आदत है तो कर लीजिए। संबित पात्रा जी, बार बार तकरीर नहीं पाकिस्तान कर का रहा, मैं नाम facts बोल रहा लेकर हूं। क्या एक तरह से पाकिस्तान की अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही क्या जम्मू आपको कश्मीर में? आदत है तकरीर करने की, बख्शिश आज आप करें। क्या ये एक नया आपको भी आदत तरीका है। निकल गया है? आप क्योंकि अगर हम बोलिए। पिछले कम से कम 5 साल के बयानों को उठाकर देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कम से कम पीडीपी की तरफ से इस तरह के बयान लगातार आते रहे। क्या ये पाकिस्तान की तरफ से अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ? समित जी, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद वो परंपराएं खत्म हो गई है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट, कुछ चीजें ऐसी थी पहले। आप याद करिए, पहले कोई भी पाकिस्तान से अगर राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आता था, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलने से पहले ये जो अलगाववादी होते थे, जो सेपरेटिस्ट होते थे, पहले उनके साथ गुफ्तगू होती थी, पहले उनके साथ बातचीत होती थी। और हमारे प्रधानमंत्री भी पहले, याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय किस प्रकार से यासीर मलिक हो, चाहे बाकी जो अलगाववादी हैं, उनके साथ फोटो सेशन होते थे, उनके साथ गलबैये डाल करके जो बातें होती थी, वो भी हिंदुस्तान ने देखा हुआ है। तो ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट को प्रोजेक्ट करने का एक शह चल रहा था। पात्रा जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अटल जी और अडवाणी साहब के साथ हम लोग बीच में एक दूसरे के बीच में ना चिल्लाएं तो अच्छा रहेगा। आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब अवश्य दूंगा, मगर मुझे लगता है चिल्ला करके बीच में बात ना करे और तहजीब से बात करे तो जनता को पसंद आएगा। धन्यवाद। देखिए, ये जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने वाला विषय चल रहा था, कहीं ना कहीं धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं उस सेपरेटिज्म को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 70,000 जवानों को हमने आर्टिकल 370 के कारण और अब तक आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर की भूमि में खोया है। मोर देन 70,000 जवान, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। क्यों खोया है? क्योंकि हमें एक कैपेसिटी नहीं थी निर्णय लेने का। आज आतंकवाद के हमले में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 अब्रोगेट करना, ये ऐसे निर्णय थे जो दशकों से पेंडिंग थे और किसी राष्ट्राध्यक्ष में ये हिम्मत नहीं थी कि एक टेम्पररी प्रोविजन को हम बिल्कुल हटा सके। साहब, ये टेम्पररी प्रोविजन था, टेम्पररी ट्रांजिएंट। टेम्पररी और ट्रांजिएंट का कितना भी आप अनुवाद कर ले, वो परमानेंट नहीं हो सकता है। और जहां तक पाकिस्तान को अपीस करने की कोशिश है, देखिए साहब, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनको लगता है कि यहां धर्म के नाम पे अगर हम पाकिस्तान को अपीस करेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होगा। बिल्कुल कतई खुश नहीं होगा हिंदुस्तान का मुसलमान। आप लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान को खुश करने की, हिंदुस्तान के मुसलमान उससे खुश नहीं होंगे। डेवलपमेंट आप देखिए, 30 वर्षों के बाद पंचायत के चुनाव हुए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान कान पकड़ के बैठा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, ये तो लोकतंत्र बहाल हो रहा है। तो स्वाभाविक है हमारे कुछ नेता जिनका सब कुछ चल रहा था, जिनकी दुकानें चल रही थी राजनीति के नाम पे जम्मू कश्मीर में, वो तो परेशान होंगे ही। बिल्कुल। सलमान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। सलमान साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सलमान साहब इस वक्त नहीं, वरना ये सवाल उनके लिए हम अभी रखे थे। लेकिन चलिए, यही सवाल मैं बशीर साहब आपके सामने रखूं। ऐसा नहीं लगता आपको कि बात मैं जरा कहना चाहूंगा? अच्छा जी, बताइए। चलिए, बात मैं कहना चाहूंगा। जी बताइए। जी ये संबित पात्रा जी बस उसके बाद आप प्लीज ये संबित पात्रा जी अभी एक दो बात कर रहे थे जी। तो पंचायत चुनाव की इन्होंने बात की। उन्होंने कहा 30 साल के बाद यहाँ पंचायत चुनाव हुए। क्योंकि संबित पात्रा जी, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत गलत है। जम्मू कश्मीर में 2002 में भी पंचायत चुनाव हुए थे, 2004 में अर्बन डेवलपमेंट के इलेक्शन हो गए थे और 2011 में यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए थे और 89% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो आपके दौर में जो पंचायत चुनाव हुए, वो अभी भी बहुत सी सीटें अभी खाली है।
70% सीटें भी खाली है। पूरा पंचायती चुनाव जो है वो नहीं हुआ है। पूरे पंचायत जितने भी आप जो बात कह रहे हैं, कुछ पंचायत इसमें रिसेंटली बाई इलेक्शन हुआ, लेकिन जब पहले हुआ था, जब 2019 में जो आपने पंचायत चुनाव कराया था 18-19 में, तो उसमें जनाब संबित पात्रा जी टोटल जो है 29% पंचायत में चुनाव हुआ था, बाकी 71% पंचायत में कोई चुनाव नहीं हुआ था। फिर लास्ट में कई जगहों पे बाई इलेक्शन हुआ है। तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि हमने संबित जी जवाब दीजिए प्लीज इसका। तो ये कोई बड़ा तीर आपने फेंका नहीं है, ये चीजें यहाँ पे मामूल की होती रहती थी। देखिए, पहली बार पंचायत डेवलपमेंट के फंड्स पंचायत तक गए, पहली बार उनको सशक्तिकरण के माध्यम से खड़ा करा गया है और पंचायत के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो डेवलपमेंट फंड संबित जी इससे पहले बिल्कुल नहीं गए थे साहब, बिल्कुल नहीं गए थे। आर्टिकल 370 के कारण बहुत सारे संबित जी धारा 370 वहां पर डिक्टेशन के माध्यम से वहां डिक्टेशन के माध्यम से काम चलता था, वहां डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए नहीं दिया गया था। और आपने देखा किस प्रकार से जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं, मैं तो बिल्कुल आराम से सुनता हूं, मैं तो बिल्कुल आराम से सुनता हूं। उसके बाद ताहिर साहब दे दिया, आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप संबित जी की बात सुन लीजिए और उसके बाद अपनी बात करिए। हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। प्लीज संबित जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं ताहिर जी के पास चल रहा हूं। जी ठीक है। देखिए अजय जी, अभी भी थोड़ी देर पहले कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग गुस्सा है। आप बताइए गुस्सा क्यों है? बिल्कुल समझ में आता है। हाँ, अगर डेवलपमेंट के कारण गुस्सा है कि उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतने दिनों तक उन्हें स्कूल से, उन्हें तालीम से, उन्हें डेवलपमेंट से, अच्छे रोड से, वहाँ बिजली से अगर उनको मरहूम रखा गया तो बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। किंतु डेवलपमेंट की बात जब भी आप इन्हें करते हैं तो ये कहते नहीं कि डेवलपमेंट के कारण गुस्सा है, वो कहते हैं हम ऑटोनॉमी चाहते हैं, उसके लिए गुस्सा है। आप इनसे पूछ लीजिए, अभी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए क्या जम्मू कश्मीर की जनता डेवलपमेंट के लिए गुस्से में है? अगर है तो फिर आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक सत्ता में रहने के बाद, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार, आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर डेवलपमेंट को छोड़कर किसी और कारण से गुस्से में है तो वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपको लगता है वो गुस्से में? तारिक साहब प्लीज जल्दी जवाब दीजिएगा, मुझे बख्शी साहब के पास जाना है। अजय जी, मैं संबित पात्रा जी को पहले जवाब देना चाहूंगा। पहली बात मैं संबित पात्रा जी को बता दूं, संबित पात्रा जी जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 को आपने डाइल्यूट किया है, उसको अमेंड किया है, तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में कोई नई ईंट नहीं लगी है, कोई नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया, वो प्रोजेक्ट्स थे जो पिछली सरकारों ने शुरू किए थे। आपने यहां पे केंद्रीय मंत्रियों को भेजा, उनके यहां पे चक्कर घूमने पर करोड़ों रुपए खर्च किया, उन्होंने यहां पर एक भी नया पैसा नहीं लगाया। दूसरी बात जो आपने विकास की बात की, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस को जब एचडीआई अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर 8वें नंबर पर है और जो हिली एरियाज में जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से नंबर 1 पर है। जम्मू कश्मीर जैसा विकास जो है वो पूरे देश के किसी जगह नहीं हुआ है। पुअर्टी रेट जम्मू कश्मीर का 10% है, नेशनल रेट 20% है और गुजरात का 18% है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स का रेट देख लीजिए, जेएंड के सबसे बेहतर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से, मेरी नहीं है। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लीजिए, सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं पर है, किसी हिली स्टेट में है तो जम्मू कश्मीर में है। हाँ, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, रेलवे का कनेक्टिविटी का एक बड़ा प्रॉब्लम हमारा है, वो हमारे सामने है, क्योंकि रेलवे जो है वो हमारे पे नहीं आता है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं संबित जी, क्योंकि जो आप झूठ बोल रहे हैं, पिछली बार जब 370 का बहस चल रहा था तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बता दिया हो, जम्मू आप लोगों ने कहा कि लोग गुस्से में है, क्यों है? अगर डेवलपमेंट का इशू ही नहीं है तो गुस्से में क्यों है? वहां छतों पे सोना लगना मांग है आप लोगों का, ये तो बता दीजिए। में ही आप गुजरात के लोगों की ही छतों पर सोना लगाते हैं, उसी पे खुश थे। आपने देखा उत्तर प्रदेश का क्या हालत है जना, आप संबित पात्रा जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हमने परसों वहां कोविड की सेकंड वेव में देखा, गंगा में बहती लाशें देखी है ना, गुजरात का हमने हाल देखा है ना, हम तो वो देख रहे हैं ना, जहां आपके सरकारें हैं। अगर आपने संबित जी एक जवाब दीजिएगा, बख्शी साहब के पास जाना है मुझे, मेरे पास वक्त थोड़ा कम हो रहा है। ये मॉडल है, पहले बख्शी साहब से आप जवाब लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। अच्छा चलिए, बख्शी साहब प्लीज, बख्शी साहब, बख्शी साहब ज्यादा नॉलेज है, पहले वो बोले। थैंक यू संबित जी। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। आप देखिए कि जब से 370 हटाया गया, 35A को हटाया गया, क्या शांति रही है जम्मू कश्मीर स्टेट में, जहां खून के नदियां
और लाशें की बात हो रही थी, वहां पूर्ण रूप से शांति है, वहां पत्थरबाजी बंद हो गई है, वहां हर स्टेट गवर्नमेंट के दफ्तर पे तिरंगा झंडा बड़ी शान से लहरा रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब 26 जनवरी आई, जब 15 अगस्त आई, तो सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में हमारा तिरंगा बड़े शान से वहां पे फहराया। वहां पे ISIS और पाकिस्तान के झंडे बंद हो गए हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस टाइप का बकवास बंद हो गया है। वहां पे करप्शन पे बिल्कुल चोक होल्ड लगा दिया गया है। कौन सा बकवास कर रहे हैं आप? किस चीज को आपने बकवास कहा? किस चीज को आपने लाइन लगाकर बकवास कहा? सॉरी अजय जी, मैं आपके शो में नहीं रह सकता हूँ। ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। ये आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। दिखाई दे रही है। सॉरी, आपकी रेलवे लाइन वगैरह वहां पे है। और मैं खास कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि PDP की सरकार ने वहां पे जो एक हुर्रियत को गवर्नमेंट इन वेटिंग बना रखा था, उन्होंने पत्थरबाजों को पत्थर सप्लाई करने के ठेके ले रखे थे। उन्होंने जो है वहां बुरहान वानी जैसे लोगों को खड़ा किया, अराजकता फैलाई, हर मुमकिन कोशिश करी देश को नुकसान पहुंचाने की, कश्मीर की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की। अब वहां चैन शांति सुकून आया है। इस परिवारवाद से प्लीज आप जम्मू कश्मीर को राहत दीजिए, उनको, लोगों को सांस लेने दीजिए, ताकि वहां पे असली में डेवलपमेंट हो। कोविड के बावजूद, याद रहे, पूरी भारतवर्ष की इकोनॉमी हिल गई है कोविड के मारे। कोविड के बावजूद वहां डेवलपमेंट हुआ है। कोई ये इसको क्या कहते हैं, इसको मना कर सकता है? कोविड के बावजूद, डिस्पाइट कोविड, डेवलपमेंट हुआ है J&K में। समीर जी और बख्शी साहब, मैं आपको बता दूं कि तारिक जी ने इस बहस में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझा। उनको लगा कि बड़े अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो इस बहस को छोड़कर चले गए। छोड़िए, हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। समीर जी प्लीज, वहां जी समीर जी प्लीज। तारिक साहब को लगा कि बड़ा अपमानजनक स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है और बड़ी अपमानजनक बहस हो रही है, इसलिए वो बहस को छोड़कर चले गए। ये उनका खुद का इख्तियार है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। समीर जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैंने भी सुना आदरणीय GD बख्शी साहब ने क्या कहा। GD बख्शी साहब ने कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा ये जो कश्मीर में नारे लगते थे पाकिस्तान के साथ जोड़ करके, तो उन्होंने किसी धर्म के लिए तो नहीं कहा। तो स्वाभाविक है ये उठ के चले ही जाएंगे। कांग्रेस वाले भी चले गए हैं, ये MC वाले और PDP वाले भी चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है। जब तर्क नहीं होता है तो बहाने ढूंढकर वो चले जाते हैं। दूसरी बात, अभी डेवलपमेंट के बारे में GD बख्शी साहब बता रहे थे। आप बताइए, आजकल वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार के दृश्य हम टेलीविजन के माध्यम से जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, आप बताइए कितना वेलकम दृश्य है ये। पहाड़ों के ऊपर, वादियों में डॉक्टर जाके, नर्सेस जाके वहां वैक्सीनेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। कभी भी इस प्रकार का दृश्य हमने इससे पहले देखा था? कभी नहीं देखा था। आप बताइए, इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बावजूद अगर कुछ लोग केवल और केवल राजनीतिक बेनिफिट के कारण, आप याद करिए जिस दिन ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के लिए अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री पार्लियामेंट के पटल पे खड़े हुए थे, और जैसे ही बस उन्होंने आरंभ किया था, अधीर रंजन चौधरी LOP हैं, वो खड़े होकर कहने लगे ये तो बायलैटरल इशू है, इस पे तो पाकिस्तान में भी चर्चा होना चाहिए और तब जाके इंडिया में चर्चा होनी चाहिए। ये यूनिलैटरली इंडिया की पार्लियामेंट कैसे एब्रोगेट कर सकती है? तो आप सोचिए हिंदुस्तान के कुछ नेताओं के दिमाग के अंदर किस प्रकार का भ्रम है और वो किस प्रकार के भ्रम को हिंदुस्तान में फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है बायलैटरली चर्चा होना चाहिए, अर्थात पाकिस्तान चर्चा करे और इंडिया चर्चा करे, जबकि शाह महमूद कुरैशी खुद समा टीवी के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 इज नॉट अ बायलैटरल इश्यू, दिस इज द इश्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया का विषय है और इंडिया में कुछ यहां पे नेता कह रहे हैं कि ये इंडिया का विषय नहीं, ये बायलैटरल इश्यू है। और देखिए अजय जी, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उनको एडॉप्शन में, उनको अपने संपत्ति के अधिकारों में किसी प्रकार का उन्हें सहूलियत नहीं था, उन्हें अधिकार नहीं मिलता था। आप वहां देखिए सेक्सुअल जो हैरासमेंट बच्चों का होता था, पॉस्को लॉ वहां नहीं लगता था। वहां दलित जो बकरवाल हैं, वहां जो गुज्जर हैं, उनके साथ किस प्रकार का न्याय होता था। उनके बच्चे केवल जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकियों के बच्चे केवल वहां सफाई का काम करेंगे और किसी स्कूल में नहीं भर्ती हो सकेंगे, वो IAS नहीं बन सकता। क्यों? वाल्मीकियों ने और दलितों ने क्या ऐसा पाप किया था?
आज आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद हर आदमी वहां समान है। और तो और जो वेस्टर्न पाकिस्तान से रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आए थे, हमने तो दो प्रधानमंत्री, गुजराल जी भी देखे, मनमोहन सिंह जी ने भी देखे, लालकृष्ण आडवाणी जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, मगर वहां के लोग तो वोटिंग राइट्स तक रखते नहीं थे। आज वो वोट दे पा रहे हैं और वो काउंसलर इत्यादि बन पाएंगे। ये कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल। बख्शी साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं पूछूं, जब कांग्रेस ये कहती है कि कम से कम धारा 370 को और 35A का आपको फिर से बहाल करना पड़ेगा, स्टेटहुड ग्रांटी आपको देनी पड़ेगी, वहां पर स्टेटहुड ग्रांट करना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, कांग्रेस की इस पूरी सोच पर आप क्या कहते हैं? बख्शी साहब, यह सवाल मैंने आपके लिए पूछा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 वापस लाना देश के साथ बड़ी भारी गद्दारी होगी। इसको पहले लगना ही नहीं चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, बीजेपी ने इसको हटा के उखाड़ के फेंका। भारत की पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया और उसके बाद शांति हुई है। उसका नतीजा आप देख लीजिए, पत्थरबाजी बंद हुई, पाकिस्तान ISIS के झंडे फहराने बंद हुए, वहां जो तमाशा और जो वहां पे अलगाववाद की प्रोत्साहन दिया जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो बंद हुआ। जो वहां करप्शन और लूट मचा हुआ था वो बंद हुआ। कोई सवाल नहीं कि इसको वापस लाया जाए, पाकिस्तान को मानना पड़ गया है। तो आज यहां कांग्रेस पार्टी जो पाकिस्तान घुटने टेक चुका है वो जाके उनको फिर खड़ा करेगी? नहीं, तो ये तो हद है साहब, ये तो गद्दारी होगी देश के साथ। इट विल बी मोस्ट रेट्रोग्रेड स्टेप एंड वेरी रॉन्ग स्टेप इफ एनीथिंग इज डन टू टेम्पर दिस वेरी बोल्ड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो लिया गया है इस सरकार द्वारा और जिसने रिजल्ट्स ग्राउंड पे दिखाए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीरी कह रहे हैं, हाँ साहब, हमको समझ आ गया कि भारत सीरियस है, कि हाँ हम नहीं जाने देंगे कश्मीर को बाहर, नो क्वेश्चन। बिल्कुल। संबित पात्रा जी, एक आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1 मिनट का एक जवाब मैं आपसे चाहता हूं। 1 मिनट का जवाब संबित पात्रा जी। अब चूंकि हम जान चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती किस तरह के माइंडसेट से बातचीत में हिस्सा लेने जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि सार्थक बातचीत वाकई में संभव है महबूबा मुफ्ती के साथ, फारूक अब्दुल्ला के साथ और पूरे गुपकर अलायंस के साथ? देखिए, मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ इस विषय को रखना है। प्रधानमंत्री जी का भी हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने का जो पहल किया है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा पहल है। और जहां तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो रही है बातचीत करने के लिए, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। देखिए, बातचीत किस विषय पे है, मैं ना तो प्रधानमंत्री जी ने पार्टी को यह अवगत कराया जाता है, ना हम लोग इस विषय को जानते हैं। तो जंपिंग द गन बिफोर इवन द टॉक बिगिंस, ये उचित नहीं होगा। मगर जहां तक कांग्रेस पार्टी का सोच है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के सोच में मोच आ गई है। उनकी सोच का तो मुझे समझ में नहीं आता है। जिस दिन दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के साथ बातचीत करके क्लब हाउस में कहते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो आर्टिकल 370 बहाल करेंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है कोई नेता इस प्रकार का बयान न दे, और उसके 2 दिन बाद फिर पी चिदम्बरम साहब बयान देते हैं कि आर्टिकल 370 को हमें फिर से बहाल करना है। तो ये कांग्रेस के सोच का मोच जो है वो इनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही मानेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बातचीत की प्रक्रिया अपने आप में स्वागत योग्य है, और वो इसलिए क्योंकि बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है, और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।